नमस्कार। दृष्टि आईएएस के पीटी 2021 के विशेष सत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ और नई खबरों पर बात करेंगे जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ी होंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। पहली खबर है वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह जो सम्मेलन है इसे क्या नाम दिया गया है? वन प्लैनेट समिट। ठीक है। और इसे किस संस्था ने या किस देश ने या किन देशों ने आयोजित किया है? तो यहाँ पर एक तो देश है फ्रांस, बाकी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक वर्ल्ड बैंक, दूसरा यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यानी कि दो संस्थाएं और एक देश इसमें जो है प्रमुख भागीदार के तौर पर रहे हैं इस समिट के आयोजन में। इसका मकसद क्या है? जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा इसका महत्वपूर्ण मकसद है। उसी के हिसाब से इस समिट को आयोजित किया गया है। भारत, रूस और ब्राज़ील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये आपको गौर करना होगा कि वन प्लैनेट समिट में भारत ने पार्टिसिपेट किया है, ब्राज़ील और रूस ने भी पार्टिसिपेट किया है ना, लेकिन अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर इस समिट में लॉन्च किया गया है। क्या है उसका नाम? हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है? हाई एम्बिशन कोलिशन। ठीक है, एक ऐसा कोलिशन जो कि जिसका एम्बिशन क्या है? वो हाई है। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर व्हाट? फॉर नेचर एंड पीपल। ये लॉन्च किया गया है इस समिट में। यह क्या है? यह एक अंतर सरकारी समूह है। ये आपको थोड़ा जानना होगा कि एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप के तौर पर काम करता है। यदि इसकी मैं बात करूं कि हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल क्या है, तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इसमें 70 देश, 70 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण देश इसमें भूमिका निभा रहे हैं, एक तो फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा एक मध्य अमेरिकी देश है कोस्टा रिका। ठीक है, ये एक सेंट्रल अमेरिकन देश है, मध्य अमेरिकी देश है कोस्टा रिका। इसके अलावा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन है, ये तीनों मिल करके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इस कोलिशन का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि 2030 तक 30% के हिसाब से पूरे विश्व की जो धरती है, ज़मीन है और जो समुद्र है उसका संरक्षण करने का इनका मकसद है ना। इसे क्या टारगेट रखा गया है? 30x30। ठीक है, 2030 में 30%, इसलिए इसे कहा गया है 30x30 टारगेट है ना। वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन जो भी है, पूरे विश्व की भूमि और समुद्र का संरक्षण करना है। 2030 तक इसका मकसद रखा गया है। ये आपको याद रखना होगा कि 30x30 टारगेट के बारे में यदि पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कंटेंट रेडी रखना होगा। आइए देखते हैं आगे की क्या खबर है। आगे हम बात करें तो एक प्रश्न आया था, वह प्रश्न आईएएस प्री एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था? पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया था और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, है ना। मैंने इस सवाल को इसलिए पिक किया है कि जब हम HAC के बारे में, हाई एम्बिशन फॉर कोलिशन ऑफ नेचर एंड पीपल की बात जब हो रही है, तो इस तरीके से सवाल बन सकता है कि HAC क्या है, इसका मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एक सवाल था कि TEEB एक स्पेसिफिक टर्म है, यहाँ पर उसके बारे में ही पूछा गया था कि यह एक पहल है जिसकी मेज़बानी यूनेप, IMF और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो जो कि मैंने पहली खबर में बताया भी कि वन प्लैनेट समिट में फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने पार्टिसिपेशन किया है, तो कुछ उसी तरीके से ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ये समझना होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस समिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस समिट को किन किन लोगों ने, किन किन देशों ने या किन किन संस्थाओं ने मिलकर के आयोजित किया है। इस तरीके से भी सवाल बनाने की प्रकृति देखी जा रही है।
आगे क्या कहा गया था कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो दरअसल यह जो प्रश्न था इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। बाकी जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इस लिहाज से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ प्रश्नों को एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से हल कर सकते हैं यदि आपको उस हिसाब से जानकारी है तब। आगे देखते हैं, आगे की खबर पर बात करते हैं। आगे एक खबर है कोलार लीफ नोज्ड बैट के बारे में। बैट यानी चमगादड़, है ना। कोलार कर्नाटक में एक स्थान है, वहाँ पर इस चमगादड़ की जानकारी मिली है। आइए देखते हैं इस संबंध में और क्या कुछ जानकारियाँ हैं। तो इसे बचाने की जद्दोजहद चल रही है। भारत के लिए यह एक स्थानिक प्रजाति है यानी कि इंडिजिनस स्पीसीज है। पहले इसे कर्नाटक के हनुमानहल्ली गांव में 2 गुफाओं में खोजा गया था, देखा गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में स्थिति ये है कि भूमि के बहुत अधिक उपयोग और पत्थर के कटान के चलते उनमें से केवल एक ही गुफा में इनकी बचने की उम्मीद की जा रही है ना। इस कारण से यह जो बैट है, यह जो चमगादड़ है, यह चर्चा में है। इसका नाम आप क्या देख रहे हैं, लीफ नोज्ड बैट, है ना। तो उस हिसाब से इसको समझना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा। जो मैंने कहा भी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा है, पत्थरों को काटा जा रहा है ना। तो इस लिहाज से इनकी जो उपस्थिति है इसको लेकर करके चिंता जताई जा रही है। इस बैट का वैज्ञानिक नाम यदि आप थोड़ा सा जाने तो इसका नाम है हिप्पोसिडोरस हिपोफिलस, है ना। बहुत अधिक इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, केवल आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हिप्पो है और यहाँ पर भी हिप्पो है, केवल स्पेलिंग में अंतर है। यहाँ पर HI किया हुआ है और यहाँ पर HY किया हुआ है। तो हिप्पो से आप समझ सकते हैं कि अच्छा यह उसी चमगादड़ के बारे में कहा जा रहा है, उसी चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है। आगे क्या है, इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है ना। गंभीर रूप से संकटापन्न की श्रेणी में इसे रखा गया है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है आप लोगों को जानने के लिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं है ना। आपको पता ही है कि अनुसूची 1 से 6 तक इसमें बातें कही गई हैं इस अधिनियम में, लेकिन इस चमगादड़ को किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये एक नोट करने वाली बात है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में काम करता है। तो इस NGO का मकसद क्या है, भारत में चमगादड़ों के निवास स्थान की रक्षा करना और उनकी प्रजातियों का संरक्षण करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चमगादड़ जैसे जो पक्षी हैं, यहाँ पर मैंने गलत बोला, चमगादड़ पक्षी नहीं है बल्कि स्तनधारी हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे चमगादड़ तो पक्षी ही है, लेकिन चमगादड़ दरअसल पक्षी नहीं है बल्कि एक मैमल है, एक स्तनधारी है। यह एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अपना कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चमगादड़ एक स्तनधारी है और इसके संरक्षण के लिए यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह जो NGO है, यह काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि चमगादड़ के सेंस में जो एक आम धारणा है कि इनका बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही ये नुकसान करते हैं, तो उसके अलावा इनके कुछ लाभ भी हैं, इनका कुछ महत्व भी, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पहला तो ये है कि ये पॉलिनेशन यानी कि परागन में बड़ी भूमिका निभाते हैं चमगादड़, है ना। तो उस हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि ये कई छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम के ख्याल से हानिकारक हो सकते हैं, या फिर बहुत अधिक उनकी यदि संख्या बढ़ जाए तो वो हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस जीव हैं, है ना, यानी कि कीटों को खाने वाले, कीट भक्षी इन्हें कहा जा सकता है। तो उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी को संतुलित करने में
चमगादड़ों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस लिहाज से यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह इसके लिए कार्य करता है, इनके संरक्षण के लिए काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। आइए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न आया था इसी तरीके से यूपीएससी 2014 में पीटी के तौर पर कि BNHS है ना, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। तीसरा कथन यह था कि यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। आपसे सही कथन पूछा गया था। प्रश्न का प्रारूप यहाँ पर देने का हमारा मकसद केवल यही है कि आप जो भी टॉपिक पर हैं, केवल इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि जो भी आप अभी रिवीजन कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप अभी रिवाइज कर रहे हैं, उनमें प्रश्नों की प्रकृति किस हिसाब से ट्विस्ट होती है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि यह जो BNHS के बारे में पूछा गया था, इसमें 2-3 बातें कही गई थी। इस संगठन की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, ये क्या कार्य करता है, इस हिसाब से प्रश्न बना था। तो अभी जो मैंने आपको बताया NGO के तौर पर कि एक ट्रस्ट के तौर पर वो काम करता है बैट चमगादड़ों के संरक्षण के लिए, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि ये क्या है, ये क्या काम करता है, ये सरकारी संगठन है या फिर गैर सरकारी संगठन है, उस हिसाब से ये प्रश्न बन सकता है। बहरहाल यदि इस प्रश्न का यदि मैं उत्तर आपको बताऊं तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन नहीं है, यह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है BNHS। इसके अलावा बाकी जो 2 कथन थे वो दोनों कथन सही थे। इस लिहाज से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C। आगे देखते हैं। आगे एक नई खबर है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, है ना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना नाम सुनते ही आप समझ रहे होंगे कि ये खबर कहाँ की है? MP मध्य प्रदेश की। पन्ना जो है किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो MAB प्रोग्राम यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे क्या घोषित किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर इसे शामिल किया गया है ना। MAB प्रोग्राम कौन संचालित करता है? तो ये यूनेस्को संचालित करता है ना। यूनेस्को संचालित करता है। यूनेस्को के द्वारा इस प्रोग्राम को संचालित किया जाता है और उसके आधार पर भारत का यह जो रिजर्व है उसको शामिल किया गया है इसमें। मालदीव से फुआमुला बायोस्फीयर रिजर्व और अड्डू अटॉल बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो पन्ना जो है 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो इसमें शामिल किया गया है, यानी कि भारत से 11 और बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि MAB प्रोग्राम में शामिल हैं, है ना। तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनमें पहला तो था नीलगिरी जो कि 2000 में ही शामिल किया गया था, ठीक है। नीलगिरी दक्षिण भारत में है ना। पूर्वी और पश्चिमी घाट का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। आगे मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन जिसे 2001 में इन दोनों को घोषित किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। मेघालय में नोकरेक, पंचमरही MP में एक और है ना। पन्ना जो है ये भी MP में है और पंचमरही भी MP में है। सिमलीपाल ये ओडिशा में, इसे 2009 में इन लोगों को घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है, इसे भी एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ग्रेट निकोबार को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है और पश्चिमी घाट में अगस्त्य मलाई को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है और फिर अंत में कंचनजंगा को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ये सिक्किम में है। तो अभी तक टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व थे। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 12वां बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर काम करेगा। अब आगे देखते हैं आगे की क्या खबर है। यदि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की जब यहाँ पर बात हो रही है तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व और गंगऊ अभयारण्य ये दोनों इसमें सम्मिलित हैं, है ना। कौन कौन? एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व ही हो गया और दूसरा एक है गंगऊ अभयारण्य, है ना। उसके जो 3 सेक्शंस है, 1, 3 और 4, ये 4 भागों में डिवाइडेड है। उसमें से 1, 3 और 4 जो सेक्शंस हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा।
इसके आगे और मैं आपको बताऊं तो गोंड और खैरू जनजातियां यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। आगे मैं और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो टीक पेड़ होते हैं, है ना, टीक यानी सागौन या सागवान उसे कहा जाता है, उसकी उत्तरी सीमा जो है यहीं तक सीमित है। द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीक या सागौन, उसकी उत्तरी सीमा पन्ना अभयारण्य तक ही सीमित है, यानी कि उसके ऊपर जो है यह पेड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा जानना होगा। आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन 2014 में ही पूछा गया था। इसमें दंपा टाइगर रिजर्व, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य और सारामती शिखर ये मैच करने के लिए दिया गया था। अब जबकि हमने बात की पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना वन्यजीव अभयारण्य की बात की, वो एमपी में है, तो उस लिहाज से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है। ये मिजोरम में है, ये सही था। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये सिक्किम में नहीं है, बल्कि ये त्रिपुरा में है। ठीक है, यानी कि जो दो है वो तो सुमेलित है नहीं, तो दो जहां जहां पर है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा एक और 3, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। इसमें क्या है, जो सारामती शिखर है ये नागालैंड में है, यानी कि 1 और 3 ये इसका सही जवाब है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जारी की गई है 2020 नाम से। यूएसए यानी अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इसे किसने जारी किया है। ग्लोबल एयर रिपोर्ट है, इसे अमेरिका की एक संस्था ने जारी किया है ना। यहाँ पर यूनेप ने जारी नहीं किया है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जारी नहीं किया है, या फिर कोई और एजेंसी ने जारी नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की एक संस्था है उसने जारी किया है। ये आपको समझना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा। भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया है ना। भारत में सबसे अधिक जो है इस मामले में ये PM 2.5 के कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया है, ये नोट करने वाली बात है। आगे देखते हैं, ओजोन के एक्सपोजर में भारत, कतर और नेपाल के बाद तीसरे स्थान पर है ना। किसके बाद? पहला कतर, दूसरा नेपाल और तीसरा भारत, है ना। ओजोन के एक्सपोजर के मामले में यदि देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर प्रदूषण में चौथा बड़ा रिस्क फैक्टर है वायु प्रदूषण, है ना। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि वायु प्रदूषण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से फैल रहा है। ये जो है चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जा रहा है ना, एयर पोल्यूशन को। भारत में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जा रहा है। भारत की यदि बात की जाए तो वैश्विक लेवल पर ये चौथा है, और भारत के हिसाब से बात की जाए तो ये सबसे बड़ा है एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर एक ओजोन की बात हो रही है, चूँकि ओजोन एक्सपोजर की चर्चा है इसमें, वहाँ पर आप समझिए कि पहला तो ये है कि एक ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है, वहाँ पर उसकी प्राकृतिक मौजूदगी है, प्राकृतिक रूप से वो उसका निर्माण हुआ है। दूसरा है कि ओजोन का निर्माण क्षोभ मंडल वाली स्तर पर भी देखा गया है, लेकिन उसके निर्माण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सनलाइट इनकी भूमिका रही है। कहाँ पर? तो क्षोभ मंडल में ओजोन का जो निर्माण देखा गया है उनमें इसकी भूमिका रही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और सनलाइट और हीट की, है ना। तो ये जो है अधिक नुकसानदेह हो सकता है, उस लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, एक नई खबर है, एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम। ये क्या है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में इस स्कीम को आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है ना। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? ये ओडिशा में है, ओडिशा के भुवनेश्वर में, है ना। इसका मकसद क्या है? जानवरों के लिए संसाधन जुटाना इसका महत्वपूर्ण मकसद है। देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन को जंगल के अंदर ही बनाया गया है, ये इसकी एक विशेषता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से जगह ली गई और वहाँ पर चिड़ियाघर का निर्माण हुआ, बल्कि जंगल के अंदर ही, फॉरेस्ट के अंदर ही इसे निर्मित किया गया है।
आगे देखते हैं। यह देश का एकमात्र चिड़ियाघर है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का सदस्य है ना, ये नोट करने वाली बात है। इसके अलावा व्हाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर के प्रजनन के लिए यह दुनिया का पहला चिड़ियाघर है ना, ये याद रखना होगा। और इसके अलावा घड़ियालों के लिए पहला कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर भी यहाँ पर खोला गया है। किसके लिए? तो घड़ियालों के लिए, है ना, ये आपको नोट करना होगा। ये एक मेलानिस्टिक टाइगर है जिसका जो रंग है, जनरली टाइगर्स का रंग सुनहरा होता है या फिर थोड़ा लाल टाइप का, पीला टाइप का होता है, लेकिन ये जो मेलानिस्टिक टाइगर होता है इसका रंग ब्लैकिश होता है ना। तो इस तस्वीर से आप देख सकते हैं। भारतीय पेंगोलिन और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर यह काम करता है। कौन? नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन, है ना। यहाँ पर एक आर्द्र भूमि है जिसका नाम है कंजिया झील, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। कंजिया झील एक वेटलैंड है जो कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के ही आसपास में है। आगे देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, कुछ कथन पूछे गए थे कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, ये पूछा गया था। और तीसरा एक स्टेटमेंट था कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। अब ये 2 जिलों में स्थित है, ये सही है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, ये भी सही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था ये गलत था, है ना। गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बिश्नोई समुदाय रहती है, बिश्नोई, है ना। तो उस हिसाब से इसका जो स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न से आप क्या समझ रहे हैं कि एक मरु राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, यह कहाँ पर इसका विस्तार है, कौन सी जनजाति या ये रहते हैं नहीं रहते हैं, उस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट है किस पर? हेवी मेटल्स पर, भारी तत्वों की, भारी धातुओं के आधार पर एक रिपोर्ट लाई गई है। इसे किसने जारी किया है? NCPOR, है ना, नेशनल सेंटर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। NCPOR ये कहाँ है? गोवा में है, ठीक है। तो इसने क्या देखा है, इसने शोध किया है कि तमिलनाडु के प्रमुख अर्बन बीचेस पर इसने शोध किया है और वहाँ पर जो कुछ सैंपल्स इसको मिला, उस सैंपल्स में हेवी मेटल्स की उपस्थिति पाई गई है। इन हेवी मेटल्स में क्या है? आयरन है, जिंक है, कॉपर, मैग्नीज, निकेल, लेड की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसकी उपस्थिति जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर तो बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जो भी एक मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही है, लेकिन अभी ये जो है बहुत ही चर्चा में है। दरअसल लंबे समय से इनके एक्सपोजर से जो मरीन बायोटा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी है, उसको नुकसान होने की संभावना जताई गई है। इस शोध में ये बताया गया है। हेवी मेटल्स की बात करें, हेवी मेटल्स क्या होते हैं? तो इनका घनत्व जो है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से अधिक होता है ना। इस तरीके से ये एक जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है इंडिया स्टील हाईएस्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर, है ना, यानी कि भारत जो है अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रिपोर्ट जारी की है। इस मामले में भारत जो है लगातार 5वें साल सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा है।
भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 6% की कमी दर्ज की गई है ना। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा उत्सर्जक है। उत्सर्जन में कमी तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है। किसका? तो सल्फर डाइऑक्साइड का। आगे देखते हैं, रूस जहां दूसरे और चीन वहीं तीसरे पायदान पर है। भारत के बाद रूस और रूस के बाद चीन, ये प्रथम 3 देश हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में उत्सर्जन के मुख्य हॉटस्पॉट है। किसके उत्सर्जन के? तो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जो भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं वहाँ पर इनका बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है। यदि कुछ जगहों के नाम मैं आपको बता दूं तो सिंगरौली, नेवेली, सीपट, मुद्रा, कोरबा, बोंडा, ये सब कुछ बड़े हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये सभी तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं, ये आप जानिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में जितने भी कोयला संयंत्र हैं उनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक की कमी है ना। इस कारण से सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है इन ताप ऊर्जा संयंत्रों से, यह बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब यहाँ पर जो ये तकनीक है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें होता ये है कि मान लो ये एक ताप ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। अब इस संयंत्र से जो उत्सर्जन हुआ है ना, इससे फ्लू गैस निकलती है, ठीक है। अब इस संयंत्र से जो फ्लू गैस निकली उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको अवशोषित किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक ताप ऊर्जा संयंत्र है, इससे उत्सर्जित हुई है फ्लू गैस। इस गैस में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है। सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसको अवशोषित किया जाता है। यह जो पूरी व्यवस्था है, यह पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक, है ना। लेकिन इस तकनीक की कमी पाई जाती है भारत के कोयला संयंत्रों में, और इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है यहाँ के कोयला संयंत्रों से ये बहुत अधिक मात्रा में होता है ना। तो ये आपको समझना होगा। आगे देखते हैं, आगे एक खबर है ब्लू फ्लैग टैग के कॉन्टेक्स्ट में। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास बातें हैं। भारत के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग क्या होता है? यह जो भी समुद्री बीच होते हैं उनको दुनिया का ये प्रमुख वॉलंटरी अवार्ड माना जाता है, ब्लू फ्लैग टैग, है ना। उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है ब्लू फ्लैग का। इसके लिए पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और पहुंच जैसे क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। ये आपको मोटे तौर पर समझना है कि कुछ इन्वायरमेंटल जो स्थितियां हैं उनको भी ये फुलफिल करें, सुरक्षा की स्थिति जो है उन बीचों पर उसको ये फुलफिल करें, शैक्षिक स्तर पर उनका क्या योगदान है उसको ये फुलफिल करें, है ना। इस पर ध्यान दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था, उसका नाम क्या है? द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, है ना, इसके द्वारा चलाया जाता है। FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा यह चलाया जाता है। इसका मकसद क्या है? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में सतत विकास को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में फ्रांस से। अब हम बात करते हैं, एक पेड़ की प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पर? केरला में। उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। केरल में अत्यधिक प्राचीन वृक्ष की खोज की गई है ना। ये बहुत ही एक रोचक जानकारी सामने आई है।
यह जो वृक्ष है किस प्रजाति से संबंधित है? मधुका डिप्लोस्टेम, है ना, मधुका डिप्लोस्टेमन, है ना, क्या नाम है? मधुका डिप्लोस्टेमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वनस्पति विशेषज्ञ रॉबर्ट वाइट ने पहली बार इसके बारे में बताया था, है ना। केरल के कोल्लम उपवनों में इसके बारे में जानकारी मिली है। कहाँ पर? केरल में कोल्लम उपवन में। यह जो है पुष्पीय पौधों की एक प्रजाति है, ठीक है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यह कोई फलदार वृक्ष नहीं है बल्कि पुष्पीय पौधों की प्रजाति है। यह सैपोटेसी परिवार का सदस्य होता है और सैपोटेसी क्या है? ये पुष्पीय पौधों का ही एक परिवार है। कुल मिलाकर ये एक पुष्पीय पौधा के तौर पर जाना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ जो इस ट्री स्पीसीज की बात की जा रही है, इसमें लैटेक्स यानी कि रबर जो होता है, रबर उत्पादित करने वाले परिवारों में ये से शामिल किया गया है ना। इसके अलावा गूटापार्चा, चीकल, टिम्बर यानी कि लकड़ी आदि के उत्पादन के लिए भी सैपोटेसी परिवार प्रचलित है, जाना जाता है। तो इस तरीके से भी कई बार विशेषताओं पर आधारित सवाल बन जाते हैं, उस लिहाज से ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं, लायन टेल्ड मकाक इन इंडेंजर्ड लिस्ट, है ना, ये एक शेरपूछ बंदर है, इसे इंडेंजर्ड संकटापन्न श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। IUCN ने वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में एक स्टेटस को अपडेट किया है। IUCN ने लायन टेल्ड मकाक यानी शेरपूछ बंदर को लगातार 6ठी बार संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है, यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। तो इससे साबित होता है कि यह जो बंदर है, यह जो प्रजाति है, इसको हमेशा खतरा बना हुआ है। इसको लेकर करके एक चिंता जताई गई है IUCN के द्वारा। आगे देखते हैं, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, इसी ने इस संदर्भ में जानकारी दी थी और उसके आधार पर IUCN ने उसे इंडेंजर्ड की श्रेणी में ही रखा है। यदि हम इस पार्टिकुलर केंद्र की बात करें, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र की बात करें, तो ये देश में पक्षी विज्ञान और प्रकृति के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाता है। ये आपको केवल मोटे तौर पर जानना है, नाम से ये स्पष्ट है, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, तो उस संदर्भ में इसकी भूमिका होती है। CNG के उपयोग से कई प्रदूषणकारी गैसों के उपयोग में, उसके उत्सर्जन में कमी आती है। इनमें कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, है ना, इनका उत्सर्जन कम होता है। यह इनमें हाइड्रोजन का सांद्रण 18% करने की बात की गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो इस हिसाब से यह जो है HCNG एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में। तो आज की चर्चा में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।